हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडी यानी कि व्यवसाय अध्ययन। और इसके अंदर जो है हमने अब तक आरबीएससी की जो बुक है हिंदी मीडियम की, उससे टोटल 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, ये चैप्टर जो है, ये जो जितने भी पिछले चैप्टर थे उनसे थोड़ा अलग हैं। अलग इसलिए हैं क्योंकि ये टेक्निकल चैप्टर हैं। इसमें थ्योरी आपको रटनी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल चैप्टर है जिसको आपको समझना पड़ेगा। इस चैप्टर का नाम अनुबंध अधिनियम है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक्चुअल में इसके आगे वाले 2 चैप्टर हैं, यानी कि एक तो आज जो हम कर रहे हैं 9th चैप्टर और एक फिर आएगा 10th चैप्टर। दोनों ही चैप्टर एक ही टॉपिक से रिलेटेड हैं। और यह जो आज का टॉपिक है अनुबंध अधिनियम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी 2 वजह हैं। एक तो एग्जाम में इसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं, 2 चैप्टर हैं आपके लिए। दूसरी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक मात्र ऐसा चैप्टर है जिसको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको समझ के बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आपको इजी लगेगा और समझने में भी बहुत मज़ा आता है क्योंकि इसमें बहुत फनी एग्जाम्पल भी अपन ले सकते हैं। और 3rd नंबर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी 12th के अंदर तो केवल यह 2 चैप्टर हैं, लेकिन आगे अनुबंध अधिनियम का पूरा एक्ट, पूरा अधिनियम जो है आपके बीकॉम के अंदर एक पूरी बुक के अंदर आएगा। तो यानी कि ये बेस है, अगर आप ये अच्छे से कर लेंगे तो आपको बीकॉम के अंदर बहुत हेल्प मिलेगी। आइए दोस्तों, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोल देता हूं जो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, वो ये, इस चैप्टर को हम तेज़ी से नहीं भगा सकते। अगर मैंने इस चैप्टर में थोड़ी सी भी स्पीड बढ़ाई तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये टेक्निकल चैप्टर है, इसीलिए इसको आराम से कराना पड़ेगा। तो मैं तो मेरी तरफ से ओके, मैं आराम से कराऊंगा, लेकिन आपको ये करना है कि बहुत ध्यान से सुनना है और मेरे वर्ड्स पे आपको ध्यान देना है, मेरे शब्दों पे। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट कर। इस चैप्टर का नाम क्या है? व्यापारिक विधि, एक टॉपिक है इसके अंदर, और फिर दूसरा है अनुबंध अधिनियम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो 2 है यहाँ पर हमारे पास टॉपिक, एक तो है बिजनेस लॉ यानी कि व्यापारिक विधि, और एक है हमारे पास अनुबंध अधिनियम यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दोस्तों, आज के लेक्चर के अंदर काफ़ी सारे वर्ड्स आपको नए मिलेंगे, आपको घबराना नहीं है, मेरे साथ साथ चलना है। और अगर आप आज का और आने वाले 1-2 दिन के 2 लेक्चर पूरे देख लोगे तो आपको 100% ये सब कुछ ईजी लगेगा। ठीक है, तो व्यापारिक विधि क्या होती है पहले ये जानेंगे, फिर हम जानेंगे कि अनुबंध अधिनियम यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं हम बिजनेस लॉ यानी कि व्यापारिक विधि क्या होती है। बिजनेस जब भी करते हैं तो उसके ऊपर कानून लागू होते हैं ना, बिना कानून के पालना किए हुए व्यापार नहीं किया जा सकता। अब ये जो व्यापार के ऊपर कानून लागू होते हैं इसको ही बोलते हैं बिजनेस लॉ यानी कि व्यापारिक विधि। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमको एक एक करके करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि लॉ क्या होता है यानी कि विधि क्या होती है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज लॉ। क्वेश्चन नंबर 1, विधि क्या होती है। ठीक है दोस्तों, विधि का अर्थ यानी कि लॉ है ना, लॉ क्या होता है तो किसी देश या राज्य या स्थानीय सरकार द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में मानवीय व्यवहार को, देखो विधि क्या होती है, किसी भी देश में, राज्य में या स्थानीय जो सरकार होती है वो सामाजिक है ना, यानी कि समाज, आर्थिक यानी कि व्यापार, राजनीति आप समझती हैं, इन तीनों क्षेत्रों में जो मानवीय व्यवहार है ना, इंसानों का जो व्यवहार है उसको व्यवस्थित करने, है ना, सिस्टमेटिक करने उसको, और उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियम, उपनियम, वैधानिक प्रक्रियाएं इत्यादि है। इसे संनियम या राजनियम भी कहते हैं। दोस्तों, बिल्कुल इजी बताऊं तो जो किसी भी देश की जो सरकार होती है वो अपने देश के समाज को, अपने देश की आर्थिक यानी कि व्यापार को, अपने देश की राजनीति को व्यवस्थित करने के लिए और चलाने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम बनाती है। इन नियमों को ही लॉ बोलते हैं, विधि बोलते हैं। ठीक है, आपके सामने ये डेफिनेशन भी है।
सेकेंड क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज बिजनेस लॉ, यानी कि पहले हमने जाना कि लॉ क्या होता है, अब हम जान रहे हैं कि बिजनेस लॉ क्या होता है पूरा, है ना। पहले हमने जाना कि विधि क्या होती है, अब पूरा जान रहे हैं कि व्यापारिक विधि क्या होती है। पढ़ लिया, अब व्यापारिक विधि यानी कि बिजनेस लॉ क्या होता है। तो इसमें देखो ये नीचे लिखा हुआ है सामान्य अर्थों में, है ना, सामान्य अर्थों में ही चाहिए तभी समझ में आता है। सामान्य अर्थों में व्यापारिक व्यवहार, केवल व्यापारिक व्यवहार, कौन से व्यवहार, व्यापारिक व्यवहार, जो बिजनेस से रिलेटेड जो भी व्यवहार हैं उन व्यवहारों का लेन देनों को नियमित, नियंत्रित और व्यवस्थित एवं प्रभावित करने वाले वैधानिक नियमों के समूह को व्यापारिक संनियम विधि कहते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा जो विधि थी, है ना, उसकी डेफिनेशन, उसके हिसाब से वो सबको कंट्रोल करता था, सबको व्यवस्थित करता था, चाहे समाज हो, चाहे व्यापार हो और चाहे राजनीति हो। लेकिन जो व्यापारिक विधि है उसका मतलब है केवल व्यापार से रिलेटेड लेन देनों को नियमित करना, नियंत्रित करना और उनके लिए नियम बनाना, यही व्यापारिक विधि यानी कि बिजनेस लॉ कहलाता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा स्कोप ऑफ बिजनेस लॉ, यानी कि जो व्यापारिक विधि है जिसकी डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी, इसका स्कोप क्या है। व्यापारिक विधि के क्षेत्र की बात करें तो इसका मतलब ये है कि व्यापार के लिए, अभी जैसे बोला व्यापार के लिए जो कानून बने हुए हैं, जो नियम बने हुए हैं, वो कानून कौन कौन से बने हुए हैं, है ना। तो एक तो बना हुआ है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, है ना, ये हमारे आगे का पार्ट है। इसके बारे में फुल डिटेल है हमारे 9th और 10th नंबर चैप्टर के अंदर, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसके अलावा एक बना हुआ है वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, जो वस्तुओं के विक्रय के ऊपर इसके रूल्स हैं। फिर बना हुआ है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, ये हमारे 11th की BM में भी था, मतलब बिजनेस स्टडी के अंदर भी था, और 12th के अंदर अकाउंट्स के अंदर भी है। साझेदारी से रिलेटेड सारे नियम यहाँ दिए हुए हैं। फिर विनियम साध्य विलेख अधिनियम, है ना, जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनके बारे में। फिर पंच निर्णय अधिनियम है। फिर कंपनी अधिनियम 2013 जो आपने BA 11th क्लास में पढ़ा था वो, और बैंकिंग कंपनी अधिनियम आप BCom में पढ़ेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम BCom में पढ़ेंगे। आवश्यक वस्तु अधिनियम BCom में पढ़ेंगे। औद्योगिक संनियम, श्रम अधिनियम, बीमा अधिनियम, सेबी अधिनियम, विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम जिसे फेरा वगैरह बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज, और पेटेंट ट्रेडमार्क से रिलेटेड, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, माल परिवहन संबंधी अधिनियम, यानी कि व्यापार से रिलेटेड केवल यहाँ पर देखिए आपको 17 कानून दिए हुए हैं। ये सारे के सारे कानून क्या करते हैं, किसी भी व्यापार को अच्छे से चलाते हैं, और इनके अंदर उन अपने व्यापार, अपने एरिया, अपने क्षेत्र से रिलेटेड जो है सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दे रखे हैं। तो टोटल अपन ने 17 कानून देखे जो व्यापार को नियमित, नियंत्रित करते हैं। लेकिन हमारे कोर्स में केवल फर्स्ट नंबर है जिसका नाम है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, सोर्स ऑफ इंडियन बिजनेस लॉ, यानी कि भारतीय व्यापारिक विधि के स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। यानी कि जो अभी हमने थर्ड क्वेश्चन पढ़ा था, है ना, थर्ड क्वेश्चन पढ़ा था ना, जिसमें मैंने अभी आपको इतने सारे कानूनों के नाम बताए जो व्यापार को कंट्रोल करते हैं। तो वो कानून जो बने हैं व्यापार के लिए, वे कहाँ से बने, उनके अंदर जो मटेरियल हमने लिखा, हमने वो कहाँ से लिया, उसके सोर्स क्या है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है ना दोस्तों, आपको पता है कि हमारे देश में सैकड़ों वर्षों तक किनका राज रहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, यानी कि इंग्लैंड का, ठीक है। तो हमारे जितने भी एक्ट बने हुए हैं, चाहे हमारा संविधान ले लो, कॉन्स्टिट्यूशन ले लो, वो किससे प्रेरित हैं, वो इंग्लैंड के कानूनों से और वहाँ के संविधानों से प्रेरित हैं, वहाँ के संविधान से प्रेरित हैं। लेकिन हमने एज इट इज़ कॉपी नहीं किया, हमने क्या किया, हमने उसके अंदर परिवर्तन किए। परिवर्तन जो किए वो हमारे देश की राजनीति, हमारे यहाँ के समाज, हमारी संस्कृति, हमारे जो व्यवहार हैं उसको ध्यान में रखकर हमने चेंज किए, और फिर हमने इतने सारे व्यापार के लिए कानून बनाए। तो दोस्तों यहाँ पर जो सोर्स हैं वो मैंने 5 कैटेगरी में बांटा है, आप देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। तो पहला जो सोर्स है हमारा वो है इंग्लिश कॉमन लॉ, यानी कि हमने जितने भी कानून बनाए हैं
कौन से व्यापार के लिए जो कानून बनाए हैं, जिस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मैंने आपको लिस्ट बताई थी, वे कानून जो हैं उसमें अधिकतर मटेरियल हमने इंग्लिश कॉमन लॉ से लिया। ये इंग्लिश कॉमन लॉ क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो इंग्लिश कॉमन लॉ इंग्लैंड का एक बहुत पुराना कानून है, तो उससे हमने काफ़ी सारा मटेरियल लिया। फिर सेकंड नंबर हमने लिया परिनियम से। परिनियम क्या होते हैं? परिनियम का मतलब हो गया हमारे देश में संसद है और विधानसभा है, यानी कि हमारे देश में जो विधानसभा राज्यसभा है ना, वहाँ पर कई बार जो सांसद बैठते हैं, जो विधायक बैठते हैं, वे मिलकर कुछ कानून बनाते हैं, कुछ नियम बनाते हैं। तो उन नियमों से भी हमने काफ़ी सारा मटेरियल लिया। फिर हमने लिया भारत के जो रीति रिवाज है, वहाँ से हमने उस रीति रिवाजों को देखते हुए वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें ली। और फिर हमने न्यायालयों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने जो डिसीजंस दिए हैं, उन डिसीजन को भी आधार बनाया। और न्याय का सिद्धांत, सत्य के आधार पर न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इतने सारे व्यापारिक के कानून बनाए। ओके दोस्तों, तो ये हो गया हमारा बिजनेस लॉ, जिसके अंदर सबसे पहले हमने लॉ की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने बिजनेस लॉ की डेफिनेशन पढ़ी, और फिर मैंने बताया स्कोप, यानी कि कौन कौन से बिजनेस लॉ बने हुए हैं हमारे इंडिया के अंदर। और फिर मैंने बताया 4th नंबर क्वेश्चन में कि ये जो लॉ बनाए इसका मटेरियल हमने कहाँ से लिया, वो 5 चीज़ें थी। तो हमारा बिजनेस लॉ यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं हमारे मेन पार्ट पर, जो ये वाला जो पार्ट है जिसका नाम क्या है, 2 पार्ट बताए थे ना, ये तो हो गया। अब ये अनुबंध अधिनियम यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसका पूरा नाम है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। दोस्तों, ये जो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 जो है, ये 1872 इसके आगे इसलिए लगाया है, किसी भी कानून के आगे, उसके कानून के आगे जो है उस ईयर को इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो उसी ईयर में अप्लाई हुआ था। तो इंडिया के अंदर जो है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 कब अप्लाई हुआ? ये अप्लाई हुआ था 1 सितंबर, है ना, 1 सितंबर 1872 को अप्लाई हुआ था भारत के अंदर। दोस्तों, जब ये अप्लाई हुआ था इंडिया के अंदर, उस टाइम इसके अंदर टोटल सेक्शंस का मतलब क्या होता है? धाराएं। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, देखो आपके लिए काफ़ी सारे वर्ड्स नए हैं, लेकिन अगर आप वीडियोस को कंटिन्यू देखेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे, और मैं गारंटी देता हूँ आपको कि 3 लेक्चर के अंदर आपको सब आसान लगेगा, सब समझ में आएगा। सेक्शंस जो होते हैं वो किसी भी कानून के पार्ट होते हैं, छोटे छोटे, जैसे अपने बुक के अंदर पेजेस नहीं होते हैं, पैराग्राफ्स नहीं होते हैं, टॉपिक्स नहीं होते हैं, है ना, हेडलाइंस होती है उसकी, है ना। तो वैसे के वैसे किसी भी एक्ट के अंदर जो है सेक्शन दिए होते हैं, और उन सेक्शंस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को जो है बताया हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन नंबर टोटल जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, जो 1 सितंबर को अप्लाई हुआ था, उसके अंदर टोटल 266 सेक्शन थे। अब पहला क्वेश्चन आप ये सोच रहे होंगे कि हमारा देश तो 1940, है ना, बाद में आज़ाद हुआ, तो 1872 के अंदर ये एक्ट कैसे बन गया? तो उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट जो थी ना, वो ब्रिटिश के अंडर में थी, तो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने इस एक्ट को इंडिया के अंदर अप्लाई किया था। ठीक है, तो उस टाइम उन्होंने टोटल 266 सेक्शन जो है बताए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसमें से काफ़ी सारे सेक्शंस, धाराएं हटा दी गई, और उससे जो है 2 एक्ट और बनाए थे, है ना। उसमें एक था वस्तु विक्रय अधिनियम, ये आप बीकॉम में पढ़ेंगे, और एक था साझेदारी अधिनियम जो आपके अकाउंट के अंदर है। ठीक है, ओके। अब आइए दोस्तों, धारा 2H इसका ही एक सेक्शन है इस एक्ट का, उसकी धारा का नाम क्या है? 2H। उसके अंदर अनुबंध की परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा दी हुई है? अनुबंध की, कि अनुबंध क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन दी गई है। अब ये डेफिनेशन मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए। तो धारा 2H के अनुसार अनुबंध एक ऐसा ठहराव है, अनुबंध क्या है? एक ठहराव है, ओके, जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होता है।
जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होता है। आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आया है अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो दोस्तों आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपके लिए वर्ड्स नए हैं, जब तक इन वर्ड्स का आपको मतलब पता नहीं चलेगा तब तक हार्ड लगेगा, जब मतलब पता चल जाएगा तब आपको ईजी लगेगा। तो दोस्तों देखिए क्या लिखा हुआ है, अनुबंध एक ऐसा ठहराव है। सबसे पहले अनुबंध क्या है, एक ठहराव है। ठीक है, अब दोस्तों मुझे यहाँ थोड़ा हटाना पड़ेगा, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। हटाना इसलिए पड़ेगा, मुझे चाहिए स्पेस आपको समझाने के लिए। तो देखिए डेफिनेशन देखिए क्या है, अनुबंध एक, अनुबंध यानी कि ये एक क्या है, ठहराव है। तो सबसे पहले ठहराव क्या होता है, तो ठहराव का मतलब होता है दोस्तों प्रस्ताव प्लस स्वीकृति, ये होता है ठहराव। अब आप कहेंगे कि देखो सर आप तो हद कर रहे हो, हर बार नए नए वर्ड्स लेके आ रहे हो, हम तो पहले तो ठहराव समझ में ही नहीं आया, उस सबसे पहले तो अनुबंध ही समझ में नहीं आ रहा था क्या होता है, फिर आप नया वर्ड लेके आ गए ठहराव, चलो अब आप दो नए वर्ड और लेके आ गए, तो टोटल हमारे पास इनको ये तीनों ही वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और, तो ठहराव जो होता है वो क्या होता है, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति, है ना। तो यानी कि इंग्लिश में प्रस्ताव को बोलते हैं प्रपोजल और स्वीकृति का मतलब एक्सेप्टेंस। अब कुछ नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ठहराव क्या होता है, अपन एक अभी ठहराव करते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, आप ये वीडियो फटाफट लाइक कर दीजिए। ये है प्रस्ताव, ये मैंने क्या किया, प्रस्ताव किया। क्या प्रस्ताव किया, आप लोग जैसे सामने मेरे कोई स्टूडेंट बैठा है मेरा, मैं मान लेते हैं उसको जानता हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ कि आप जो है ये वीडियो लाइक कर दो, तो ये प्रस्ताव है, ये मैंने उसको प्रस्ताव किया और उसने क्या बोला, हाँ ठीक है मैं वीडियो लाइक कर देता हूँ, और उसने वीडियो लाइक कर दिया, ये क्या हो गई, स्वीकृति, बस। और इसको क्या बोलते हैं, ठहराव। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ठहराव। जैसे मैंने मेरे किसी फ्रेंड को बोला कि मैं जो है तेरे को ये, तू मुझसे ये मार्कर खरीदेगा क्या, मैंने उसको बोला ये मार्कर है बहुत अच्छा है, तू मुझसे खरीदेगा क्या, उसने बोला हाँ। तो जो मैंने बोला वो प्रस्ताव था, उसने उसको क्या बोल दी, स्वीकृति दे दी, हाँ ठीक है, ये क्या हो गया, ये ठहराव हो गया। आपने अपने दोस्त को बोला कि मूवी चले क्या, मूवी देखने चले क्या, तो ये प्रस्ताव, आपने दोस्त ने बोल दिया हाँ ठीक है चलो, ये हो गई स्वीकृति, तो ये क्या बन गया, ये ठहराव। अब इजी लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पर कोई कुछ प्रस्ताव करता है और सामने वाला उसकी स्वीकृति दे देता है तो ये ठहराव बन जाता है। समझ में आया, इजी था, ओके। लेकिन अगर सामने वाला स्वीकृति नहीं दे, तो जैसे आपने अपने फ्रेंड को बोला कि फ्रेंड जो भी आपका दोस्त है उसका नाम लिया और बोला कि ना मूवी चल रहा है क्या, उसने बोला नहीं, तो आपने प्रस्ताव किया लेकिन स्वीकृति उसने नहीं दी, तो ये ठहराव नहीं है। समझ में आ गया। इसका मतलब जहाँ पर प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ठहराव। ओके दोस्तों, मुझे पता है आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ठहराव का मतलब होता है प्रस्ताव और स्वीकृति। आप दिन के अंदर खूब सारे ठहराव करते होंगे, मुझे पता है ना, और खूब सारी आपको स्वीकृति भी मिलती होगी। यानी कि जहां आपने कुछ पूछा और सामने वाले ने उसका हाँ कह दिया तो ये एक ठहराव बन गया। ठीक है, तो व्यापार के अंदर खूब सारे ठहराव बनते हैं, है ना। जैसे कोई सामान बेचना चाहता है, सामने वाले ने बोला हाँ ठीक है मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, ये ठहराव बन गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ठहराव। तो अनुबंध का मतलब क्या है, अनुबंध एक ऐसा ठहराव है। इसका मतलब अनुबंध के अंदर प्रस्ताव भी है और स्वीकृति भी है। अब प्रस्ताव और स्वीकृति बार बार नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ठहराव। अब ठहराव का मतलब ही क्या है, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति। ओके, तो अनुबंध एक ठहराव है जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय है। जो किसके द्वारा परिवर्तनीय है, राजनियम। राजनियम का मतलब कानून द्वारा, जो कानून द्वारा परिवर्तनीय है वो अनुबंध है। वो क्या है, अनुबंध है।
तो देखिए मैंने यहाँ नीचे लिखा है, अनुबंध का मतलब क्या हो गया, ठहराव। ठहराव मतलब प्रस्ताव प्लस स्वीकृति। ओके, ठीक है। ठहराव का मतलब क्या हो गया, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति। लिखने की जरूरत नहीं है, ठहराव का मतलब ये होता है। तो अनुबंध क्या हो गया, ठहराव, ठीक है, प्लस राजनियम द्वारा परिवर्तनीयता। अगर ये दो चीजें हो तो उसको क्या बोलते हैं, अनुबंध। अब ठीक है, देखिए मैंने जो है मेरे फ्रेंड को बोला कि मैं जो है तुझे ये मार्कर बेचना चाहता हूँ, ठीक है। उसने बोला हाँ ठीक है, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। उसने हाँ में जवाब दे दिया। ये क्या बन गया, ठहराव। अब अगर मैं उसको मार्कर नहीं बेचूं तो वो मुझ पर केस कर सकता है ना। अब यहाँ पर तो मार्कर की बात चल रही है, बड़े बड़े बिजनेस की बात चल रही है। चले अगर करें अपन थोड़ा, आप बड़ा सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जहाँ पर एक आदमी ने वचन दिया कि मैं तुझे ये बेचूंगा, सामने वाले ने भी हाँ बोल दिया। अब दोनों में से अगर कोई भी एक पीछे हट जाए, है ना, दो ठहराव तो हो गया लेकिन फिर भी वो पीछे हट जाएं, तो अगर वो पीछे हटता है तो आप जाके उस पर केस कर सकते हो। हाँ केस कर सकते हो, तो इसको ही बोलते हैं राजनियम द्वारा परिवर्तनीयता, यानी कि उस पर कानून लागू हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं अनुबंध। और जब तक वो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं हो तब तक वो अनुबंध नहीं बन सकता। दोस्तों आपको मुझे पता है थोड़ा सा कम समझ में आया होगा ये लास्ट वाला पॉइंट, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। अब बात चल रही है इसकी, ठीक है, राजनियम द्वारा परिवर्तनीयता। राजनियम द्वारा परिवर्तनीयता क्या होता है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अनुबंध जो होता है वो ठहराव होता है और राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होता है। अगर ये दो लक्षण पाए जाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, यानी कि अनुबंध बन जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों थोड़ा इधर बोर्ड की तरफ देखिए, अपन एग्जाम्पल लेते हैं काफ़ी सारे। जैसे राजनियम द्वारा परिवर्तनीयता क्या होता है, इसको मैं समझाता हूं आपको। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे ठहराव ऐसे होते हैं, देखो हाँ, ठहराव जो होते हैं ना वो सारे के सारे अनुबंध नहीं बन सकते। जो भी ठहराव होते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि वो अनुबंध बने। और समझ में आया, जो सारे ठहराव हैं वो ज़रूरी नहीं है कि अनुबंध बने, क्योंकि अनुबंध बनने के लिए क्या ज़रूरी है, सिर्फ ठहराव नहीं, राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होना भी ज़रूरी है। अब ये क्या होता है राजनियम द्वारा परिवर्तनीय, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके फ्रेंड का बर्थडे है, ठीक, उसने आपको बोला कि आज शाम को मैं तेरे को डिनर के लिए इनवाइट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बर्थडे है। तो आपके फ्रेंड ने क्या किया, आपको प्रस्ताव किया, ठीक है, आपने भी हाँ में बोला, ठीक है मैं शाम को, उसने जो समय बताया, उसने बोला कि शाम को 8 बजे जो है मैं तेरे को डिनर पे इनवाइट करता हूँ, ठीक है। तो उसने प्रस्ताव किया, आपने हाँ बोल दिया, ठीक है मैं 8 बजे आ जाऊँगा। तो ये हो गया क्या, ठहराव। ये क्या हो गया, ठहराव। उसने प्रस्ताव किया, तुमने स्वीकृति दे दी, ओके। अब तुम 8 बजे उसके घर पहुँच गए और आपने बैल बजाई, लेकिन बैल बजाने से पहले आपका गेट की तरफ ध्यान गया और आपको पता चला कि बाहर तो लॉक लगा हुआ है, घर पे तो कोई है ही नहीं। आपने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आया, आपका दिमाग ख़राब हुआ, आपको गुस्सा आया। अगर डिनर नहीं करवाना था तो इनवाइट किया ही क्यों, है ना। तो अब मुझे ये बताइए, क्या आपके पास ये अधिकार हैं कि आप जाके पुलिस स्टेशन जाके उस पर केस कर देंगे कि उसने जो है मेरे को डिनर पे इनवाइट किया लेकिन उसने मेरे को खाना नहीं खिलाया? केस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसका उल्टा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके लिए जो है आपके फ्रेंड ने 8 बजे पूरा डिनर वगैरह तैयार करके रखा, लेकिन आप गए नहीं। आपने बोला था मैं जाऊंगा, यानी कि ठहराव बन गया था, लेकिन फिर भी आप गए नहीं। अब अगर आप गए नहीं तो क्या आपका फ्रेंड जो है आप पे केस कर सकता है कि उसका जो है इतना सारा खर्चा हो गया लेकिन आप गए नहीं, तो आपके ऊपर वो केस कर सकता है क्या? नहीं, ऐसे चीज़ों पे केस नहीं होते। इसका मतलब ये जो ठहराव था ना आपके और आपके दोस्त के बीच में, ये राजनियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं था, यानी कि आप एक दूसरे के ऊपर केस नहीं कर सकते थे। आया समझ में? ये राजनियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं था।
तो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय कौन सा होता है? राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होते हैं जो व्यापारिक संबंध होते हैं, माल को खरीदना बेचना, किसी संपत्ति को खरीदना बेचना, है ना। जैसे किराएदार और मकान मालिक के बीच में एग्रीमेंट, जैसे बीमा और बीमा कंपनी के, बीमाकर्ता और बीमित के बीच में एग्रीमेंट। जैसे आपने मकान मालिक से एग्रीमेंट कराया कि वो अपना घर जो है 2 रूम आपको किराए पे दे रहा है, तो प्रस्ताव और स्वीकृति हो गई, लेकिन उसने आपको नहीं दिया, मना कर दिया, तो अब आप केस कर सकते हो। समझ में आया? तो इसका मतलब जो ये किराएनामा है ना, किराएदार और मकान मालिक का जो बीच में ठहराव होता है, ये कानून द्वारा परिवर्तनीय है, इसलिए ये अनुबंध बनेगा। और जो आपके और फ्रेंड के बीच में डिनर के लिए था, वो ठहराव तो है लेकिन वो कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, इसलिए वह अनुबंध नहीं बनेगा। ओके, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो 2 मिनट आप इसको पीछे करके वीडियो को वापस सुन लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, अनुबंध का मतलब होता है ठहराव प्लस राजनियम द्वारा परिवर्तनीयता, और ठहराव का मतलब होता है प्रस्ताव प्लस स्वीकृति। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैध अनुबंध के लक्षण या आवश्यक तत्व। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन 3 या 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम के अंदर आ सकता है कि एक वैध अनुबंध के लक्षण तत्व, आवश्यक तत्व क्या होते हैं, वैध अनुबंध के अंदर क्या शामिल होता है। वैसे 1 नंबर का क्वेश्चन इसका भी आ सकता है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो हम फटाफट कर लेते हैं कि एक वैध अनुबंध के क्या लक्षण होते हैं। अच्छा दोस्तों, वैध अनुबंध मतलब लीगल। एक कॉन्ट्रैक्ट लीगल कब होगा? जब ठहराव होगा और राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होगा, तो क्या बनेगा? अनुबंध। ठहराव मतलब प्रस्ताव प्लस स्वीकृति, और आप उसको कानून द्वारा परिवर्तनीय करा सकते हो। मैंने 2 एग्जाम्पल दिए तो अनुबंध बन गया। अब ये अनुबंध वैध कब होगा? जब उसके अंदर ये सारे लक्षण पाए जाएंगे। लीगल कब होगा ये कॉन्ट्रैक्ट? जब उसके अंदर ये सारे लक्षण पाए जाएंगे। कौन कौन से? पहला, 2 या 2 से अधिक पक्षकारों का होना। बिल्कुल, कोई भी अपने आप से अनुबंध नहीं कर सकता। कोई भी अकेला व्यक्ति, मैं अपने आप से अनुबंध कर सकता हूँ क्या? मैं अपने आप से बोल सकता हूँ कि आज मूवी चलना है, फिर मैं बोलता हूँ हाँ चलूँगा, ये थोड़ी होता है। 2 पक्षकारों का होना जरूरी है, 2 पार्टीज कंपलसरी है। एक आप, एक आपका फ्रेंड, 2 पार्टी होना जरूरी है। तो 2 या 2 से अधिक पक्षकारों का होना। सेकंड नंबर, ठहराव का होना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर ठहराव ही नहीं होगा तो अनुबंध नहीं बनेगा। ठहराव तो होना ही है। ठहराव मतलब प्रस्ताव प्लस स्वीकृति, वो होनी ज़रूरी है। ठीक है, तभी अनुबंध बनेगा। वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा होनी चाहिए। वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा होनी चाहिए। वैधानिक संबंध मतलब जैसे किराएदार और मकान मालिक, इनके बीच के जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है? वैधानिक। वैधानिक मतलब कानून द्वारा उनको फॉलो कराया जाता है, किरायानामा बनाया जाता है। लेकिन आपके और आपके फ्रेंड के बीच में जो डिनर के लिए ठहरा हुआ था वो कैसा था? वो वैधानिक संबंध स्थापित करने का नहीं था, इसलिए वो केवल ठहराव ही रहेगा, वे कभी भी अनुबंध नहीं बन सकता। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, सारे ठहराव कभी भी अनुबंध नहीं बनते हैं। हाँ, कुछ ठहराव जो होते हैं, जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होते हैं, वे अनुबंध बनते हैं। और वैधानिक संबंध स्थापित करने का समझ में आ गया आपको। जैसे मकान मालिक किराएदार के बीच में वैधानिक संबंध होता है, लेकिन आपके और आपके फ्रेंड के बीच में किसी बात को लेकर दैनिक कार्य के रूप में जो काम होते हैं, मूवी चलना, घूमने चलना, खाना खाना, इसके जो भी प्रस्ताव और स्वीकृति होती है, वे हमेशा ठहराव ही रहेंगे। वे कभी भी अनुबंध नहीं बन सकते, क्योंकि उनका मकसद अपने बीच में वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं है। ओके, तो वैधानिक संबंध स्थापित करना होना चाहिए, तभी वह वैध अनुबंध बनेगा। कैसा? वैध अनुबंध। ठीक है, नेक्स्ट, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। अनुबंध करने की क्षमता यानी कि किस में होती है अनुबंध करने की क्षमता? अनुबंध करने की क्षमता होती है जो वयस्क होते हैं। वयस्क का मतलब क्या हो गया? जिनकी उम्र इंडिया के अंदर क्या है, 18 साल से ज़्यादा होती है, वो है ना। तो 18 साल से उम्र ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि आप वयस्क होने चाहिए, आप पागल नहीं होने चाहिए, यानी कि आपका मस्तिष्क कैसा होना चाहिए? स्वस्थ, और आपको कभी भी कानून ने अयोग्य घोषित नहीं किया हो, है ना। तो भी ऐसे व्यक्ति जो है वो
अनुबंध कर सकते हैं। तो जो पार्टीज होती है ना, मैंने बोला अनुबंध करने के लिए 2 व्यक्तियों का आना ज़रूरी है, और वो 2 व्यक्ति जो हैं उनमें अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि दोनों पागल नहीं होने चाहिए, दोनों की एज जो है वो 18 से ऊपर होनी चाहिए, तब भी अनुबंध हो सकता है। ओके, फिर है सहमति, है ना, जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, है ना, मारपीट द्वारा, जैसे साउथ की मूवी में बताते हैं ना, जमीन हड़पने के लिए मारपीट करके साइन करवा देते हैं, तो वो कभी भी वैध अनुबंध नहीं होगा, वो इलीगल होता है। जोर जबरदस्ती नहीं, सामने वाला अगर आपको कुछ देना चाहता है, आपने प्रस्ताव किया, उसने स्वीकृति दे दी, है ना, तो अब क्या है, वहाँ पर आप वो अपनी सहमति से स्वतंत्र स्वीकृति दे, है ना। एक तो होता है मार पीट के जबरदस्ती स्वीकृति कराना, ऐसे कैसे नहीं करेगा, मेरे को बेचना पड़ेगा, है ना। उत्पीड़न, कपट, गलती से, मिथ्या वर्णन, आगे ये सारी चीज़ें आएगी जो मैंने अभी बोली है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो सहमति होनी चाहिए, पक्षकारों की कैसी सहमति होनी चाहिए, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। वैधानिक प्रतिफल, प्रतिफल मतलब कुछ के बदले कुछ, जैसे मैं अपने किसी को मारकर मैंने फ्रेंड को बेचने का प्रस्ताव किया, उसने स्वीकृति दे दी, अब मैं उसको बेचूंगा तो उसके बदले में मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, फ्री नहीं होना चाहिए। ओके, फिर है वैधानिक उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव कैसे होनी चाहिए वैधानिक, जैसे किसी को मारने के लिए मैंने बोला कि मेरे फ्रेंड को कि उस फलाना आदमी को जो है जाके 2 थप्पड़े मार के आ जा, मैंने प्रस्ताव किया, उसने स्वीकृति कर दी और उसने 2 थप्पड़े मार दी, तो अब ये कैसा है, इलीगल है, ऐसा नहीं हो सकता, ये वैध अनुबंध नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये इलीगल है, ऐसे अनुबंध नहीं कर सकते आप, किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते। ओके, तो उद्देश्य जो है वैधानिक होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। निश्चितता बिल्कुल ज़रूरी है, निश्चित समय पर हो। और 10वां है निष्पादन की संभावना, परफॉर्मेंस, यानी कि जो आपने ठहराव किया है, जो अनुबंध किया है वो पूरा होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पूरा हो ही नहीं सके, तो ऐसा कभी भी अनुबंध नहीं हो सकता। जैसे मैंने मेरे दोस्त को बोला कि आज जो है शाम को बारिश होगी, तो ये कैसा अनुबंध है, ज़रूरी है कि बारिश हो, यह अनिश्चित है ना, इसको पूरा हो सकता हो जाए, हो सकता ना हो जाए, तो एक तो इसकी निश्चितता नहीं है और एक निष्पादन की संभावना भी कम है, इसलिए ये वैध अनुबंध नहीं होगा, क्योंकि बारिश होना नहीं होना अपने कंट्रोल में नहीं होता। 11वां नंबर है ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव ना हो। जो ये ठहराव होते हैं ना, जो मैंने आपको बोला प्रस्ताव प्लस स्वीकृति, ये व्यर्थ नहीं होने चाहिए। व्यर्थ का मतलब क्या हो गया, व्यर्थ का मतलब बेकार। बेकार कब होंगे, जब मैंने मेरे दोस्त को बोला, किसी को मारने पीटने का ठहराव कर दिया, प्रस्ताव और स्वीकृति, किसी को सुपारी दे रहा हूँ, है ना, ऐसे चोरी का ठहराव, ये सब जो है व्यर्थ होते हैं। ओके, ये कभी भी अनुबंध नहीं बन सकते। और वैधानिक औपचारिकताओं का पालन, एक वैध अनुबंध के लिए आवश्यक है कि जो भी अनुबंध हुआ है, जो ठहराव और स्वीकृति हुई है, वो लिखित में हो, रजिस्टर्ड हो, स्टाम्प पेपर पे हो, है ना। तो इसलिए वही जो है वैधानिक औपचारिकताएं हैं, जो वैध चीज़ें हैं, जो कानून को फॉलो करने के लिए करना ज़रूरी है, उनको भी करना आवश्यक है। तो ये थे आपके वैध अनुबंध के लक्षण या आवश्यक तत्व। वैसे भी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है दोस्तों। अभी ये चैप्टर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बाकी है जो हम करेंगे, लेकिन दोस्तों उसके साथ ही नेक्स्ट चैप्टर भी इससे ही कनेक्टेड है। थोड़े से वीडियोस लंबे बनेंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत टेक्निकल है। आपको भी मेरा थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और कुछ भी समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट में बता दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस चीज़ को मैं वापस ले लूँ। एक बार फिर कह देता हूँ, अभी भी ये चैप्टर आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन आप मेरे साथ 2-3 लेक्चर और कर लेंगे तो ये बिल्कुल 2 चैप्टर 9th और 10th 2 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।